यस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। हम लोग कर रहे थे सिविक्स एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर 2 फेडरलिज्म अर्थात संघवाद। संघवाद क्या है मैंने बता दिया है। ऐसे में एक शॉर्ट में बता दूं, संघवाद एक तरह से पावर शेयरिंग है, सत्ता बंटवारे होते हैं। ठीक है, भारत के कॉन्सेप्ट में अलग है और दुनिया के कॉन्सेप्ट में अलग है, भारत के कॉन्टेक्स्ट में अलग है। ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल है, स्टेट है, फिर लोकल गवर्नमेंट को पावर बांट दिया था। तो संघ मिल करके काम करती है, इसी को हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट आउट है इसके, कैसे कैसे इसके क्वालिटीज़ हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, हमने सब देखा है। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है IQ अड्डा। चलिए, तो मैं टाइम बर्बाद ना करते हुए ये आगे बढ़ाता हूँ। बाकी दोस्त से क्लास मैंने इसका ले चुका हूँ मैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देखेगा। ये इंग्लिश वाले हैं, हिंदी मैंने ऑलरेडी प्ले लिस्ट में डाल दिया। आप हिंदी वाले जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो जाकर देख लीजिएगा। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाभदायक है, खास करके जो पब्लिक सर्विस कमीशन टीचर्स वाले होते हैं और जो स्कूल के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये लाभदायक है, जरूर देखिएगा। ठीक है, एप्लीकेबल प्रॉफिटेबल है। मैंने यहाँ तक करवा दिया था ये वाले सेक्शन। ठीक है, मुझे यहाँ से स्टार्ट करना, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। क्या कहता है लिंग्विस्टिक पॉलिसी? एक्चुअली ये टॉपिक क्या है, टॉपिक ऊपर लिखा हुआ था, मैं पहले बता ही देता हूँ। ठीक है, क्या है टॉपिक का नाम इसका? हाँ, ये लिंग्विस्टिक नहीं, हाँ ये था कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, मतलब संघीय व्यवस्था, सॉरी हाँ, संघीय व्यवस्था या फेडरलिज्म जो है किस तरह प्रैक्टिस में आते हैं किसी भी कंट्री में। तो हम अपने इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के बेस पर स्टेट बने हैं। ठीक है, यहाँ पर ज्योग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टेट्स बनते हैं, यहाँ पर ट्रेडिशनल कल्चर के अकॉर्डिंग हमारे स्टेट बनते हैं ना। तो अलग अलग पॉलिसीज हैं, तो एक पॉलिसी उनमें से लैंग्वेज पॉलिसी। तो क्या है लैंग्वेज पॉलिसी? चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या कहता है यहाँ देखिए, लैंग्वेज पॉलिसी। ठीक है, वीडियो से यदि आपको कंफ्यूज लगे कि सडनली स्टार्ट हो रहा है वीडियो, तो एक काम करेगा, इसके पहले वाला वीडियो है ना, 2-4 मिनट जाकर के आप देख लीजिए, 5 मिनट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं कहाँ से छोड़ा था, आप कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लियर है? देखिए क्या कहता है लैंग्वेज पॉलिसी। अ लैंग्वेज टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। Hindi was identified as the official language, but Hindi is the mother tongue of only about 40% of Indians. Therefore, there were many safeguards to protect अदर लैंग्वेजेज। कह रहा है कि यहाँ पर संविधान के स्तर पर हिंदी को एक राज्य भाषा का दर्जा नहीं दिया। कारण ही कि आपको बहुत सारे भाषा बोले जाते हैं। आपको पता होगा हमारे शेड्यूल लिस्ट में जो 8th लिस्ट है, जिसे हम लैंग्वेज लिस्ट भी कहते हैं, ठीक है, उसमें टोटल 22 भाषा को ऐड किया गया। ठीक है, तो एक इसमें हिंदी है। ये पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ 40% लोगों के, मतलब 40% लोगों का ही ये क्या है, मदर टंग है। याद रखिएगा कितने, तो क्वेश्चन आपसे MCQ में पूछ सकता है कि भारत में हिंदी बोलने वाले कितने, तो मातृभाषा उनका सिर्फ 40% लोगों का है, बाकी लोगों का क्या होगा। इसलिए यहाँ पर हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज या फिर किसी भी एक लैंग्वेज को ऑफिशियली नहीं माना है। क्लियर? यहाँ तक आगे कहता है besides Hindi, there are 21 languages recognized as scheduled languages by the Constitution. A candidate in an examination conducted for the central government position may opt to take the examination in any of these languages. State too have their own official languages. Much of the government work takes place in the ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। कहने का मतलब यहाँ हो रहा है कि एक तो हिंदी हो गया हमारा, लेकिन जो हमारा जो लिस्ट है मतलब बिसाइड्स हिंदी, मतलब हिंदी के अलावा हमारा जो संविधान है उसमें मैंने बताया 22 लैंग्वेज है, तो उसमें से हिंदी हटाकर यदि देखें तो 21 और भाषा को यहाँ पर हमारे संविधान में जोड़ा गया है। तो इसलिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ कि यदि कोई कैंडिडेट सेंट्रल लेवल पर एग्जाम देती है, मतलब देता है, तो वो क्या करता है 22 भाषा में किसी भी एक भाषा वो चुनकर एग्जाम दे सकता है। क्लियर है? यहाँ पे एक और चीज बताया कि जितने भी स्टेट है उनका अपना अपना भी अलग अलग भाषा है, और वहां पर जितने भी ऑफिशियल वर्क होते हैं उन्हीं के भाषा के अकॉर्डिंग होते हैं। क्लियर? यहाँ तक आगे देखिए क्या कहता है। Unlike Sri Lanka, the leaders of our country adopted a very crucial attitude in the spreading the use of Hindi. कह रहा है हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो देश के जो नेता लोग हैं, वो लोग हिंदी को यूज करने के पीछे बहुत सावधानी पूर्वक वर्क किए हैं और काम करते हैं। इसके कारण क्या है? उसके कारण नीचे दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, देखिए आगे क्या कहता है। एक काम करता हूँ मैं पूरा पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको समझा देता हूँ, लंबा टेक्स्ट है यहाँ पर। ठीक है, कहता है अकॉर्डिंग टू, मैं यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पसेस was to
stopped in 1965. However, many non-Hindi speaking states demanded that the use of English continue. In Tamil Nadu, this movement took a violent form. The central government responded by agreeing to continue the use of English along with Hindi for official purposes. Many critics think that this solution favored the English speaking elite. Promotion of कहाँ चला गया भाई प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोशन डजंट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज The flexibility shown by the Indian political leaders help our country avoid the kind of situation that Sri Lanka finds itself in. यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ पर सबसे पहले तो बोला गया कि श्रीलंका का कंडीशन अलग था, ठीक है। कहाँ चला गया, हाँ, श्रीलंका में क्या था, हमने देखा था पहले वाले चैप्टर में कि श्रीलंका में भाषा के आधार पर वहाँ पर विवाद हो गया था। तो ऐसा विवाद ना बना, इसलिए हमारे यहाँ क्या है, सबसे पहले तो लोग सावधानी पूर्वक काम किए यहाँ के नेता लोग। और आगे क्या कहता है, यहाँ पर जो हमारा देश है 1965 में ऐसा डिसाइड किया कि इंग्लिश का जो अंग्रेजों ने जो लाकर इंग्लिश हमारे पर थोपा था, 1965 में इंग्लिश को बंद करने का बात किया गया था ऑफिशियली इट मीन्स जितने भी गवर्नमेंट के वर्क होते हैं अब हिंदी से नहीं किए जाएंगे। 1965 में ये डिसाइड किया गया। लेकिन हुआ क्या, जो नॉन स्पीकिंग स्टेट है जैसे तमिलनाडु का एग्जाम्पल हो, वो लोग बोले मुझे हिंदी आती नहीं, हमें हिंदी आती नहीं, तो हम कहाँ से बोलेंगे, हमारा कम्युनिकेशन का साधन इंग्लिश ही है। तो ये जब भारत सरकार बोले कि ये बंद करवा दिया जाएगा 1965, तो तमिलनाडु में क्या हो गया, इसके लिए एक मोमेंट हो गया था, टेंस सिचुएशन बन गया था। तो इन लोगों ने बाद में इसे वापस लिया कि नहीं, अब ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में आप इसे यूज कर सकते हैं। ऐसे इस विवाद को बढ़ने से बचा लिया गया, ठीक है। अब कुछ लोगों का कहना है कि ठीक है, हिंदी जो भी हिंदी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा हिंदी को दूसरों के ऊपर थोप दें। हिंदी कहने मतलब इंग्लिश खत्म कर दिया जा रहा था, अब बोला जा रहा था कि हिंदी को लाएंगे हम। तो इट डजेंट मैटर कि मान लीजिए कोई वीडियो यहाँ पर देख रहा है तमिलनाडु वाले या असमियन वाले, उनको हिंदी नहीं आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हिंदी उस पर थोप दूँ कि आपको बोलना ही है। नहीं, आप फ्री हैं, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए इंग्लिश को एक ऑफिशियल लैंग्वेज पर छूट दिया गया है कि अदर स्टेट में इसे यूज किया जा सके। साथ ही साथ यहाँ के जो लीडर हैं इस तरह पॉलिसी बनाए हमारे देश में, जो श्रीलंका जैसा अपना कंडीशन फेस किया था लैंग्वेज के बीच में, डाइवर्सिटी वहाँ पर हो गए थे, विवाद हो गए थे, लड़ाइयाँ हो गए थे, हिंसा हो गए थे, इन सब सिचुएशन से भारत अपने आप को बचा लिया। और क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों को आज मौका है, मतलब दिया गया है, ऑफर है कि आप कोई भी भाषा बोल सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं। क्लियर यहाँ पर, ठीक है। ओवरऑल मैंने समझा दिया। यहाँ पर लिखा हुआ द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय द इंडियन पॉलिटिकल लीडर हेल्प आवर कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड्स इटसेल्फ इन। मतलब वही चीज़ कह रहा है जो श्रीलंका ने सिंहाली और तमिल के बीच में जो विवाद पैदा हुए थे, हमारे लीडर्स इस ऐसे विवाद को जन्म देने से बचा लिए। क्लियर है। अब आता है स्टेट सेंटर रिलेशन। अब सेंट्रल स्टेट रिलेशन में क्या होता है ये अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखते क्या बोलता है, चलिए देखिए क्या कहता है यहाँ पर। ओहो, यहाँ से हट जाता है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन, restructuring the center-state relations is one way in which federalism has been strengthened in practice. How the constitutional arrangements for sharing power work is reality depends to a large extent on how the ruling parties and leaders follow these arrangements। बार बार मैं एग्रीमेंट क्यों पढ़ रहा हूँ, ठीक है। Arrangement for a long time the same party ruled both at the center and in most of the states. This means that the state governments did not exercise their rights as autonomous federal units as and when the ruling party at the state level was different. The parties that ruled at the central tried to undermine the power of states. In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state governments that were controlled by the rival parties. This undermined the spirit of फेडरलिज्म। कह क्या रहा है, देखिए कह रहा है यहाँ पर, पहले क्या था कि मान लीजिए सेंट्रल लेवल था, पहले तो आपको पता होगा कांग्रेस की पार्टी थी, नेहरू सरकार, ठीक है। तो जब आज़ादी हुआ था तब से लेकर के बहुत सालों तक जो पार्टी सेंटर पर रहती थी, जो पार्टी सेंट्रल लेवल पर रहती थी, वही पार्टी बहुत सारे स्टेट में भी आ जाती थी जीत करके। ऐसे में क्या होता था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपने लिए लॉज एंड ऑर्डर बनाते थे वो स्टेट पर थोप देते थे कि आपको भी यही चीज़ फॉलो करना होगा। तो इससे क्या होता था कि जो स्टेट वगैरह थे वो अपने आप को एक फ्री महसूस नहीं करते थे। वो क्या करते थे, सेंट्रल लेवल से कंट्रोल करते थे, कंट्रोल होते थे, एडमिस रोबोट की तरह काम करते थे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती थी स्टेट गवर्नमेंट को वही करना पड़ता था। लेकिन अच्छा,
उससे क्या होता था, उससे ये होता था जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उनका तो संघवाद या फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उनका तो मिसयूज हो जाता था ना, वो तो अपना हक से काम नहीं कर पाते थे, तो सेंट्रल लेवल पर वो थोप दिया जाता था। इसी बात को यहाँ पर समझाने का कोशिश किया गया है। इतना लंबा टेक्स्ट दे देता है लेकिन टर्म बहुत छोटे में है, ठीक है। लेकिन क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट उसका मिसयूज करती, वही चीज लिखा हुआ यहाँ पर, ठीक है। ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट वर कंट्रोल बाय द रिवल पार्टीज, दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। और ये क्या होता था, इस जो फेडरलिज्म का जो स्पिरिट है, जो प्रिंसिपल है, भावनाएं जो है उनका उल्लंघन होता था, उनका मानहानि होता था। क्लियर है यहाँ पर। आगे चलते क्या कहता है, एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पर ना, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है स्क्रीन पर, इसलिए मैं फंस जाता हूँ बीच बीच में। कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या कहता है, ठीक है। देखिए क्या कहता है यहाँ पर, कहता है यहाँ पर से मैं, ठीक है। ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 90s, मतलब 1990s, ठीक है। दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री। दिस वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ coalition governments at the center, since no single party got a clear majority in the Lok Sabha. The major national parties had to enter into the alliance with many parties including several regional parties to form a government at the center. This led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of the state's government. कह रहा है कि 1990 के बाद से पहले अभी अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाले स्टेट गवर्नमेंट पे अपना पावर चलाने लगे थे और इसका पावर को डिसमिस कर देते थे। क्लियर है। तो इससे क्या होता था, ये तो फेडरलिज्म को फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन 1990 के बाद क्या हुआ, ऐसा जो सिस्टम था वो खत्म होने चला गया। रीजन क्या है कि जितने भी रीजनल पार्टीज थे, नए जितने भी मतलब रीजन थे, छोटे छोटे क्षेत्र थे, वहां पर नए नए पार्टी आना शुरू कर दिया, वो सरकार बनाना शुरू कर दिया, वो क्या कहीं लोकल जगह पर अपनी सरकार बनाने लगी। तो क्या हो गया, मेजोरिटी सेंट्रल लेवल पर किसी एक पार्टी का मेजोरिटी आना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि अलग अलग पार्टी अपना अपना सरकार बनाना शुरू कर दी छोटे लेवल पर। तो एक टर्म का जन्म होता है, कौन सा टर्म है वो, ये टर्म होता है कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट में क्या होता है, गठबंधन, 4-5 पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती है। तो ये व्यवस्था 1990 के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट में आना शुरू हो गया। इससे क्या हो गया, जो भी मेजोरिटी बनाती थी कोलिजन करके वही गवर्नमेंट बनाती थी। और एक समय ऐसा था कि कोई भी एक सिंगल पार्टी अपनी मेजोरिटी नहीं ला पाती थी सेंट्रल लेवल पर, ठीक है। अब इससे क्या हो गया, एक नया कल्चर आ गया सरकार बनाने का, ग्रुप वाइज सरकार बनाने का। इससे क्या हो गया, जो स्टेट गवर्नमेंट का जो पावर छीन लिया जाता था अब वो नहीं छीना जाता, अब उसका भी एक अलग से रिस्पेक्ट किया जाता है। क्यों? यदि आपके साथ, मैं मान लीजिए आपके साथ मिलकर सरकार बनाया, ठीक है, कल होकर मैं आपका अपमान करूंगा या आपके साथ मिसबिहेव करूंगा, आप हमसे दूर हो जाओगे, आप हमसे दूर हो जाओगे तो मेजोरिटी टूट जाएगी, मेजोरिटी टूटेगी तो सरकार भी गिर जाएगी। इसलिए अब क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सबका रिस्पेक्ट करता है और हर एक स्टेट का। क्लियर यहाँ तक? आगे चलते हैं। आगे कहता है दिस टेंड वाज, यहाँ एक पिक्चर पूरा एक पेज में, ठीक है। दिस टेंड वाज सपोर्टेड बाय अ मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट इट मेड डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट्स इन एन आर्बिट्ररी मैनर। दस फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे देन इट वाज इन द अर्ली ईयर्स आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। अब क्या होगा, पावर शेयरिंग में जब कोलिजन पार्टी सिस्टम आ गया तो इसको एक और बल दिया, इसको एक और समर्थन मिला सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट भी एक सजेशन देता है, इस पर बयान देता है कि अब इस तरह से कोई भी किसी भी स्टेट का फेडरलिज्म जो भी उसका राइट है, उनका जो ड्यूटीज़ है, आप उसको हटा नहीं सकते, आप उससे खत्म नहीं कर सकते, आप उसे दबा नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक और मदद मिल जाती है राज्य सरकार को। अब क्या होता है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो आर्बिट्ररी मैनर से जो पावर छीन लेती थी स्टेट गवर्नमेंट को, अब वो खत्म हो गया ये पॉलिसी। और अब क्या है, पावर शेयरिंग इफेक्टिवली अब यूज होता है और ये ज़्यादा फायदा हुआ है। क्यों? क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। और ये कब से फायदा हुआ, जब से संविधान हमारे यहाँ आया है, ठीक है, भारत में लागू हुआ है, तब से लेकर के 1990 तक ऐसा चलता था। लेकिन आज़ादी के मतलब संविधान लागू होने से अब तक का सबसे अच्छा सिस्टम देखा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट में। क्यों? क्योंकि अब मिलकर पार्टी बनाती है तो लोग अब मिलजुल कर काम भी करते हैं, ठीक है। आगे चलता हूं मैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एक पिक्चर दिया हुआ है। पिक्चर में क्या है, यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट है। यहाँ पर देखिए इंदिरा गांधी खड़ी है, ठीक है। ये पिक्चर बहुत पुराना है, 1972 का पिक्चर है, ठीक है। 80s के टाइम में हुआ, क्योंकि यहाँ पे इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है 2 बार देश का, ठीक है। यहाँ पर दिखाया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सारे स्टेट है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है केरला, यहाँ मद्रास है ना, फिर इस जगह पर लिखा हुआ है बंगाल, यहाँ पर बिहार,
ठीक है। तो ये सारे स्टेट गवर्नमेंट है, वो क्या कर रहे हैं, जा करके पावर मांग रहे हैं, कहाँ से, पावर ऑफ द स्टेट। यहाँ पर से पावर ऑफ स्टेट देख रहा है, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पावर दे रही है, कटोरे में छोटा छोटा धीरे धीरे करके पावर दे रही है, यही चीज यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। अच्छा, यहाँ पर दिखाया कोलिजन गवर्नमेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, इस जगह पर कोलिजन गवर्नमेंट है, गठबंधन की सरकार है। ये पिक्चर किसका है, तो मैं बता दूं, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का पिक्चर है। 1998 में उन्होंने मिलजुल कर सरकार बनाई थी, तो सरकार उनकी 19 दिन की आई थिंक चली थी, फिर सरकार खत्म हो गई थी, ठीक है, गिर गई थी सरकार। अब सरकार गिरने का रीजन क्या है, एक पिक्चर देखिए बहुत सुंदर है, पिक्चर में क्या दिखाया गया है, ये पटाखे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ क्या है, एक तरह से पटाखे हैं, और पटाखे के अंदर सरकार है, घुसा हुआ है, बैठा हुआ है सब जगह, ठीक है। ये मिल करके ये क्या है, एक कुर्सी का निर्माण किया, मतलब सरकार बनाई। ये कमल छापे, अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी से जीते थे, उन्होंने वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। यदि एक भी यहाँ से लुढ़क गया, हट गया, तो क्या कुर्सी रहेगी, या फिर ये जो इधर फायर यहाँ पर जाके इस पटाखे पर यदि कोई लगा दे, तो ये तो पूरा ब्लास्ट हो जाएगा ना, है ना, तो सरकार ही गिर जाएगी। वही चीज यहाँ पर डिनोट किया गया है, आप देख लीजिएगा पीछे में डिटेल से। अच्छा, अब यहाँ पर आता है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, यहाँ पढ़ने का जरूरत नहीं, बस इससे आप जान लीजिए क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है 2011 में एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि टोटल मिलाकर के 1300 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, 1300 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज बोले जाते हैं, ठीक है। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, यहाँ पर क्या दिया हुआ, 2011 का जनगणना यहाँ पर है, ठीक है। इस बार 2021 में होना था जनगणना, देखिए कोरोना कारण लेट हो जाएगा। आता हूँ पॉइंट पर, कह रहा है कि 2011 का ये रिपोर्ट कहता है पूरा 1300 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर अलग अलग तरह का लैंग्वेज बोले जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में यहाँ पर दिखाया गया भोजपुरी, मराठी, है ना, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, बहुत सारे लैंग्वेज यहाँ पर बोले जाते हैं, प्लस हिंदी भी है, क्लियर है। जिसमें से इतने सारे डिस्ट्रिक्ट में थाउजेंड्स के थाउजेंड लैंग्वेज बोले जाते हैं, तो उनमें से कुल मिलाकर मेजर्स जो, अच्छा टोटल यहाँ पर दिया हुआ था कि मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, आई थिंक यहाँ पर कुछ बताया गया था कि नंबर्स में 13 डिस्ट्रिक्ट मेंशन देयर मदर टंग, देयर लैंग्वेज ग्रुप अंडर द मराठी, ठीक है। मैं खोज के बता दूँ, कभी जब क्वेश्चन बनाऊँ यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा दोबारा, ठीक है। मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको बताता हूँ, तो टोटल मेजर लैंग्वेज को पाया गया 121 मेजर लैंग्वेज को पाया गया, ठीक है। अब उस मेजर लैंग्वेज में 22 ऐसे लैंग्वेज हैं, 22 ऐसे लैंग्वेज हैं जिनको संविधान में ऐड किया गया। कहाँ, किस में ऐड किया गया, संविधान में हमारे ऐड किया गया, जिससे ऑफिशियली हम यूज करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर जो इन सारे लैंग्वेज को ऐड किया गया, कहाँ ऐड किया गया, तो यहाँ पर 8वीं सूची में मैंने पहले ही क्लास स्टार्ट होते टाइम ही बताया। 8 जो शेड्यूल हमारा है वो क्या होता है, इसे हम कहते हैं शेड्यूल लैंग्वेज कहते हैं, वो ठीक है, वो लिस्ट है, ठीक है, या फिर नॉन शेड्यूल लैंग्वेज, अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताया, डाइवर्सिटी यहाँ पर टर्म यूज किया गया। तो कौन कौन से कंट्री में, अच्छा यहाँ पर कुछ, अब यहाँ पर कुछ और चीज़ दिखाया गया है। यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि हाँ, यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है कि कौन कौन से लैंग्वेज में कितने कितने परसेंट लोग यहाँ पर बोलते हैं भारत में। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, सबसे ज़्यादा हिंदी का रिपोर्ट है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है। हिंदी का है कितना है, यहाँ पर हिंदी का 43.63 है। फिर सेकंड में बंगाली आता है, मुझे जहाँ तक याद है ये 8.03 है, ठीक है। तो ये लिस्ट आप देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, और कुछ कुछ और भी नीचे सारी डिटेल आप जरूर देखिएगा, ये एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिया गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप चार्ट को मेन देख लीजिएगा यहाँ पर से। चलिए आगे चलते हैं, क्या कहता है। अच्छा, आगे भी कुछ कुछ रिपोर्ट है, मैं इसे पढ़ के बता देता हूँ क्या क्या रिपोर्ट है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, मैं स्टार्ट करता हूँ। ओहो, हाँ, ये कौन सा रिपोर्ट है, अच्छा ये वाला रिपोर्ट मैं बता देता हूँ, ये भी शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कौन सा रिपोर्ट है। एक मतलब एक क्या बोलते हैं, पत्रकार थे, या फिर उसको इंग्लिश हिंदी में मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक वो जर्नलिस्ट थे, ठीक है। इनका नाम क्या था, इनका था रामचंद्र गुहा नाम था। इन्होंने एक टाइम्स ऑफ इंडिया में अपना एक आर्टिकल लिखा था, जो आर्टिकल था 1/9/2006 में। ये आर्टिकल क्या कहा था, उसी उसी आर्टिकल को कुछ पेपर का कटिंग है, यहाँ पर पेपर का कटिंग क्या है, आर्टिकल में उन्होंने टारगेट किया था, पॉइंट कर दो, जो एक रिपोर्ट आया था, स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन एक बना था, ठीक है। वो क्या था, आज से ठीक 50 साल पहले बना था, ठीक है। अब आज से 50 साल पहले, इट मीन समझ में आ रहा है ये कौन सा पुराना टेक्स्ट बुक है ना, रिप्रिंट हो नहीं रहा है, पुराना टेक्स्ट है। तो आज के कंपेरिजन यदि मैं बताऊं तो 70 साल पहले बना था, ठीक है। यहाँ इस टाइम में बना था 1956 में। इसमें बताया गया था कि जो गांधी थे और अदर लीडर्स लोग थे, इन्होंने एक प्रॉमिस किया था आपस से, जो पॉलिटिकल पार्टीज थे, इन्होंने ऐसा प्रॉमिस किया था कि जब हमारा संविधान बनेगा तो ये एक देश पूरा बनेगा, एक यूनाइटेड देश बनेगा। लेकिन आज़ादी जब हुआ हमारे देश का, आज़ादी जब हुआ 1947 में, तो क्या हुआ, ये 2 राष्ट्र बन गया, है ना। तो ये तो उनका तो प्रॉमिस टूट गया पूरी तरह से, जो भी उन्होंने प्रॉमिस किया था। दूसरा बात कहता है यहाँ पर, कहता है
ये जो पार्टीशन था ये किसके बेसिस पर पार्टीशन हुआ था? ये भाषा के आधार पर पार्टीशन नहीं हुआ था, जबकि ये पार्टीशन धर्म के आधार पर हो गया था। ठीक है, याद रखिए किसके आधार पर? धर्म के आधार पर हुआ था। तो ये जो बात, जो पार्टीशन हुआ था इंडिया का, मान लीजिए एक पूरा कंट्री है ये, इसे दो हिस्सा में जो बांट दिया गया था, तो ये गलत था। ये किसके आधार पर? भाषा के आधार पर हम लोग राज्यों का निर्माण करने का बात किए थे, लेकिन यहाँ धर्म के आधार पर दो देश बन गए थे, है ना। ये अलग हो गया था, ये अलग हो गया था, अलग अलग कंट्री थे। तो इस बात को लेकर कि यहाँ पर नेहरू, पटेल और जो राजा जी, जो मतलब बड़े बड़े नेता लोग थे, उनको ये बात बुरा फील हो रहा था। उनको मन में मतलब क्या बोलते हैं उसको, कुढ़ना, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ना, वो महसूस कर रहे थे कि ये क्या हो गया, हमने ऐसा कभी सोचा नहीं था। तो वही चीज आगे कह रहा है। अच्छा, एक टर्म यहाँ पर कह रहा है कि हमारा जो देश है, यहाँ पर दो तरह के लोग रहते हैं, लेकिन हैं वो एक ही। अब वो कैसे? देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर है कि आप यदि गुजराती हैं तो आप इंडियन भी तो हैं, आप यदि मराठी हैं तो आप इंडियन भी तो हैं, यदि आप तमिल हैं तो आप इंडियन भी तो हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो इंसान एक, लेकिन उसकी क्या है, छवि या फिर उसका जो रूप है दो है ना। तो वही कह रहा है कि हमारे देश में एक मतलब क्वालिटी है हमारे यहाँ कि हम भले ही दो हैं, लेकिन हैं हम भारतीय हैं। वही चीज नीचे मतलब टारगेट करके बताया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं? यहाँ पर मैं कहने क्या मतलब है कि दो क्वालिटी हैं आप में, दो मान्यताएं हैं भाषा के आधार पर, लेकिन फिर भी आप इस देश के एक नागरिक हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है। और यहाँ पर एक और कोट यहाँ पर नीचे किया गया, कोटेशन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि यदि ऐसा नहीं हो पाता तो हमारा देश क्या हो जाता, एक भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों का निर्माण ना होकर के अलग अलग राष्ट्र बन जाता, टूट जाता। जैसे कि एक लैंग्वेज के बेसिस पर 14-15 राष्ट्र बन जाते हैं, नेशन बन जाते हैं, है ना। मतलब आप नहीं समझ रहे हैं तो फिर से मैं बताता हूँ। मान लो एक गुजराती कोई है यहाँ पर, ठीक है, मान लीजिए कोई एक गुजराती है, तो वो तो गुजराती बोल रहा प्लस वो इंडियन है। ठीक है भाई, इंडियन है तो ये बोलेगा मेरा अलग राज्य है। चलो भाई, मैंने अलग राज्य आपको बना दिया, लेकिन वो कैसा ट्रीट करेगा? वो बोलेगा अब ये अलग मेरा नेशन है। वो एक इंडिया का हिस्सा रहने के बाद भी क्या करेगा, वो अलग कंट्री के रूप में खुद को ट्रीट करने लगेगा। तो वैसी स्थिति भारत में पैदा ना हो, इसलिए ये सब कुछ किया गया था। क्लियर? यहाँ पर ये एग्जांपल आपको बताया कि आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते। अब होता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? देखिए, सेंट्रलाइज मतलब होता है कि सारा पावर एक केंद्र में बांध देना, एक सेंटर पर, एक ओरिजिन में बांध के रखना। लेकिन डिसेंट्रलाइज करना, उसको पावर को हटाना। जैसे इस जगह पर पावर बंधी हुई थी, अब इस पावर को तोड़ना, बांटना, है ना, अलग अलग करना। इसी को ले अभी नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे भारत के प्रधानमंत्री, डिसेंट्रलाइजेशन की ओर बोलते हैं हम कदम बढ़ा रहे हैं, है ना। देखिए कहाँ तक सफल होता है या सफल नहीं भी होता है, इस पर हम बाद में विचार करें। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या कहता है, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लूँ। हाँ, कहता है डिसेंट्रलाइजेशन मैंने बता दिया। अब यहाँ क्या लिखता है, वी नोटेड अबव दिस फेडरल गवर्नमेंट्स हैज, सॉरी फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ, क्या पढ़ देता हूँ कभी कभी। वी नोटेड अबव दैट फेडरल गवर्नमेंट्स हैव 2 or more tiers of government. We have so far discussed the 2 tiers of government in our country, but a vast country like India cannot be run only through these 2 tiers. States in India are as large as independent countries of Europe. In terms of population, Uttar Pradesh is bigger than Russia. Maharashtra is about as big as Germany. Many of these states are internally very diverse. कहने का मतलब यहाँ पर है कि हमारे जैसे कि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में 2 टायर्स पर या 2 स्तर की सरकारें, सेंट्रल स्टेट लेवल की सरकारें चल सकती है, जैसे भारत में भी चलती है। लेकिन वास्तविक रूप में भारत बहुत बड़ा देश है। यहाँ पर यहाँ के जो राज्य हैं, ये राज्य एक यूरोपियन देश से भी बड़ा है। एग्जाम्पल में बताया गया है कि यहाँ का जो उत्तर प्रदेश है पॉपुलेशन के रूप में रसिया से बड़ा है। सोच कर देखिए, यहाँ का सिर्फ उत्तर प्रदेश रसिया से बड़ा है पॉपुलेशन में, एरिया वाइज नहीं, पॉपुलेशन में। ठीक है, महाराष्ट्र जर्मनी के बराबर है। अभी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है। सोच कर देखिए, 20 करोड़ है। महाराष्ट्र क्या जर्मनी के बराबर है ना। तो यही चीज कह रहा है कि हमारे देश में क्या है कि एक ही राज्य में इतने सारे विविधता, इतने सारे डाइवर्सिटी, इसलिए इनको मतलब 2 स्तर की सरकारें चलाना मुश्किल होता है। इसलिए नया स्तर की सरकारों की मांग आई है। वो क्या है आगे हम लोग देखते हैं। क्लियर? यहां पर समझ में आ रहा है ना आपको? देखिए क्या कहता है। क्लियर है? आगे कहता है यहां पर, देयर इज दस, मैं यहां पर हूं, याद रखिएगा मैं यहां पर हूं। ठीक है, कहता है देयर इज दस अ नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दीज स्टेट्स। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया needs another tier of government below that of the state governments. This is the rationale for the decentralization of power.
Thus the resulted a थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। इसलिए यहाँ पर इतना डाइवर्सिटी है हमारे छोटे हर एक राज्य में कि दो तरह की सरकारें चलाना संभव नहीं, इसलिए तीसरे 3 स्तर की सरकारों की मांग हुई। वो कौन सा हुआ? लोकल गवर्नमेंट के रूप में उसे स्टैब्लिश किया गया, लाया गया है। कब लाया गया उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। मैं बताऊंगा, जिसमें नहीं दिया होगा मैं बता दूंगा, ऐसे मैंने शुरुआत में बताया था, ठीक है। आगे क्या कहता है, देखिए कहता है, देखिए क्या कहता है यहां पर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। कहता है व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। आपको क्वेश्चन से यदि खोजना हो तो यहाँ पर आपको डिसेंट्रलाइजेशन है, स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लीजिएगा, काम आएगा। मैं बोलना भूल जाता हूँ, मैं जो भी मार्क करता हूँ आप उसे नोट करते जाइएगा, काम आएगा 1 मार्क्स 2 मार्क्स में, या एमसीक्यू जो भी बनेंगे फिल इन द ब्लैंक्स मैच द फॉलोइंग में। क्लियर है? वही कह रहा है डिसेंट्रलाइजेशन है। आगे कहता है द बेसिक idea behind decentralization is that there are a large number of problems and issues which are best settled at the local level. People have better knowledge of problems in their localities. They also have better idea on where to spend money and how manage things more effectively. Besides, at the local level, it is possible for the people to direct participate in decision making. This helps to indicate a habit of democratic participation. Local government is the best way to realize one important principle of democracy, namely लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यहाँ क्या रहा है, केंद्र सरकार, मैं समझा देता हूं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से पावर को लेकर के यदि एक लोकल गवर्नमेंट को पावर दे दी जाती है, इसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। यहां तक क्लियर है? डिसेंट्रलाइजेशन क्यों लाया गया? देखिए, बहुत बड़ा पॉपुलेशन होने के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हर टॉपिक को डील नहीं कर पाती है, इसलिए लोकल लेवल पर गवर्नमेंट को लाना जरूरी समझा उन्होंने। इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा क्या है? देखिए, जो लोकल लोग हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि उनके लोकेलिटी में क्या मेन प्रॉब्लम है। नरेंद्र मोदी देखने नहीं आ रहे कि आपके सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है। आपके वार्ड मेंबर है, जो वार्ड कमिश्नर है, उनको ये जिम्मा दिया गया कि आप देखिए। तो इसलिए लोकल गवर्नमेंट, लोकल जो पब्लिक है, उनको सही मात्रा में पता रहता है कि मेन प्रॉब्लम क्या, मेन इशू क्या हमारे सोसाइटी में। इससे क्या होता है, वो लोग मिल करके अपना डिसीजन खुद लेते हैं। प्लस वो ये चीज़ भी समझ पाते हैं कि जो फंड आते हैं गवर्नमेंट से, वो कहाँ सही तरीके से यूज किया जा सके, ये भी लोकल गवर्नमेंट वाले अपने पब्लिक के साथ मिलकर के शेयर कर सकते हैं। हर जगह आपके सीएम या पीएम आकर के डिस्कशन नहीं करेंगे। यहां तक क्लियर है? अब इसका एक और चीज होगा, जो डेमोक्रेटिक पॉलिसी जो हमारे देश में है, इसमें एक फायदा, एक और चीज हुआ। क्या मैं कोरोना बना दिया लगता है बैठे बैठे कोई बात नहीं। इससे क्या एक फायदा हुआ? इससे फायदा हुआ कि जो लोकल पब्लिक जो है वो भी क्या राजनीति में भाग लेना शुरू किए, तो सेल्फ गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट बना। साथ ही साथ हर कोई अपने लेवल पर अब राजनीतिक स्तर पे हिस्सा भी लेना शुरू कर दिया। क्लियर? यहाँ तक इतना लंबा लिखने से मतलब क्या मैं बोलूँ, शॉर्ट टर्म में मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत कुछ है कंटेंट, इसलिए मैं बताता हूँ। आगे क्या कहता है देखते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, The need for decentralization was recognized in our constitution. Since then, there have been several attempts to decentralize power to the level of village and town panchayats मैं कितना जूम कर देता हूँ, in villages and municipalities in urban areas were set up in all the states, but these were directly अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। ये कह रहा है कि जो लोकल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था, लेकिन क्या था, वो पूरी तरह से वर्क नहीं कर पाता था। ये क्या था, जो विलेज और म्यूनसिपल लेवल पर जो सरकारें थी या व्यवस्था जो बनाया गया था, इसको ना एक डायरेक्टली कंट्रोल किया जाता था स्टेट गवर्नमेंट से। तो एक बात बताइए, यदि स्टेट गवर्नमेंट उसको डील कर रही है, उसको अपने अंडर काम करवा रही है, तो क्या वो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ? नहीं ना हुआ। लोकल गवर्नमेंट तो अपने अकॉर्डिंग काम तो कर नहीं पा रही हो, तो स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करिए, तो डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू होता ही नहीं है, ठीक है। आगे क्या कहता है, इलेक्शंस to this local government were not held regularly. Local government did not have any powers or resources to their own. Thus, there were very little decentralization in effective term. और कह रहा है कि वहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट में थी, रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते थे, लोग मीटिंग नहीं किया करते थे। तो इसमें क्या जो कॉन्सेप्ट है,
लोकल पावर का। और एक और चीज यहाँ पर दिया हुआ है, उनको पावर और रिसोर्स भी नहीं था उनका कि वो खुद से अपना संसाधन को जुटा सके। मान लीजिए उनको बिजली का दिक्कत है या रोड का दिक्कत है, तो उसको स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता था बार बार। तो इससे क्या फायदा हुआ, आप सरकार हो या ना हो तो पता ही नहीं चल रहा, आप तो स्टेट गवर्नमेंट से के अंदर काम कर रहे हो ना। तो उस समय कुछ ऐसा नहीं था, तो एक तरह से बोलिए तो नाम मात्रा में काम होता था। लिटिल वर्ड यहाँ पर यूज किया गया, ठीक है, सिर्फ नाम मात्र का था, किताबों पर छपा हुआ था, व्यवहार में वो नहीं आया था। आगे कहता है अ मेजर स्टेप towards decentralization was taken in 1992. The constitution was amended to make the थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। उस समय अब क्या होता है, इस चीज को सुधारने के लिए एक अमेंडमेंट लाया था, संशोधन किया था हमारे संविधान में। कब, तो तीसरा कदम कहलाया है, वो कदम हुआ था 1992 में। यहाँ पर क्या गया था, लोकल गवर्नमेंट को एक अलग से पावरफुल बनाया गया था। उसी समय पंचायती राज व्यवस्था इफेक्ट में आती है। क्लियर है। आगे क्या कहता है, नाउ इट इज कंटिन्यूसली constitutionally mandatory to hold regular elections टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। अब यहाँ पर पॉइंट आउट करके दिया गया, अब ये संवैधानिक प्रावधान दे दिया गया है कि आप हमेशा रेगुलर इलेक्शन करवाइए। इलेक्शन कब होता है, तो याद रखिए 5 साल में भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर और भी बहुत सारे पॉइंट है, मैं बताते चले जाता हूँ। यहाँ पर 5 साल में जो मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट कहता है सीट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड एग्जीक्यूटिव हेड्स of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes। अब यहाँ पर सीट भी रिजर्व कर दिया गया है ST SC एंड OBC के लिए लोकल गवर्नमेंट में, कि जितना जनसंख्या है या फिर मेजोरिटी या पॉपुलेशन जैसा है उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट वहाँ पर खड़ा हो सकते हैं, ठीक है। और आगे आगे पॉइंट करता है एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन। महिलाओं के लिए टोटल सीट में 1/3 रिजर्व कर दिया गया सीट को। क्लियर है। इस यही टर्म को हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि महिलाओं को लोकल गवर्नमेंट मिल गया, लेकिन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में आज तक नहीं मिला। उसके लिए वो लोग आज तक फाइट कर रहे हैं, ठीक है। बिल आज तक पार्लियामेंट में लटका हुआ। आगे कहता है एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शन। फिर अलग से एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया हर स्टेट में अलग से, ताकि वो लोग पंचायती और म्यूनसिपल लेवल पर वो इलेक्शन रेगुलर करवाते रहें, है ना। एक तरह से कमेटी निर्माण कर दिया गया। सारे पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ, आप जरूर नोटबुक में उतारते जाइएगा, ठीक है। आपसे यहीं से क्वेश्चन पुट अप करेगा। आगे कहता है द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अब स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर नहीं है कि वो अपने अकॉर्डिंग किसी भी लोकल गवर्नमेंट को काम करवाए। अब क्या, उसके साथ पावर शेयर करना पड़ता है, पैसे को भी शेयर करना पड़ता है। अब ये पावर जो शेयर किया था हर एक स्टेट में अलग अलग है। मैंने पहले भी बताया, आपने पहले भी पढ़ा कि भारत ऐसा डाइवर्स स्टेट है, यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे राज्य हैं जिसे हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, तो सेंट्रल लेवल पर वर्क करती है, ठीक है। आगे चलते क्या कहता है, रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज। जो हमारा जो लोकल गवर्नमेंट हम लोग उसको क्या कहते हैं, पंचायती राज, सबको पता होगा। आगे कहता है इच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स हैज अ ग्राम पंचायत। अच्छा, बहुत सारे स्टेट में है कि एक विलेज है, अब बहुत सारे जब विलेज मिल जाते हैं तो उनको एक ग्रुप बना दिया जाता है। वो और उस ग्रुप को हम लोग क्या नाम देते हैं, उस ग्रुप को हम लोग नाम देते हैं ग्राम पंचायत। ये सब मार्क करते जाएगा, ग्राम पंचायत वगैरह क्या है, यही सब पूछेगा आपसे। आगे कहता है दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर ऑफन कॉल्ड पंच। अब यहाँ पर क्या है, जो अलग अलग पंचायत होते हैं उनको भी छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। जैसे गलियारे होते हैं ना, गली गली होते हैं, तो जिस तरह विलेज लेवल पर पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, उसी तरह शहरों में म्यूनसिपल लेवल पर वार्ड कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वार्ड कमिश्नर कहते हैं, तो वहाँ पर पंच कहते हैं, सरपंच कहते हैं, ठीक है। एंड अ प्रेसिडेंट और अ सरपंच, वही चीज हुआ, ठीक है। प्रेसिडेंट सरपंच कहते हैं, इसलिए हम लोग वार्ड कमिश्नर बोलते हैं, ठीक है। तो गांव में इसे क्या बोलते हैं, सरपंच, और शहर में क्या बोलते हैं हम लोग, वार्ड कमिश्नर बोलते हैं, वार्ड मेंबर लोग को, ठीक है। वार्ड मेंबर लोग को ने वार्ड कमिश्नर लोग को जो इलेक्ट होते हैं। आगे कहता है दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द अडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड। यहाँ पर वही चीज़ आपको भी पता होगा, इलेक्शन होता है, हर कोई पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा, जो जो शहर में रहते हैं सबको पता होगा, इलेक्शन होता है वार्ड और विलेज। आगे कहता है इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर इंटायर विलेज। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। जितने भी अभी ग्राम सभा क्या होता है, बहुत सारे पंचायत मिल करके
एक ग्राम सभा बनाते हैं। और ये भी हर एक जो पंचायत काम करती है अपना सेपरेटली जो काम करती है, ये क्या है, ग्राम सभा के अंडर उसके देख रेख में काम करती है। मतलब ग्राम सभा उसको डायरेक्शन देता है कि आपको ऐसे ऐसे काम करने चाहिए, फायदेमंद है या नुकसानदेह। क्लियर है। और इसका वो जो सरपंच होते हैं यहाँ पे, हाँ, जो सरपंच होते हैं या वार्ड मेंबर होते हैं, उनका क्या होता है, इलेक्ट होते हैं। कौन करते हैं, एडल्ट लोग, मतलब 18 साल जिनका हो गया होता है। आगे कहता है ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर। जितने वोटर्स होते हैं इसके मेंबर्स होते हैं, सबको मिल करके मीटिंग करते हैं, ठीक है। उन्हीं लोग डिसीजन लेते हैं लोकल बॉडीज में, है ना, उनको पता रहता है उनका मेन प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है। आगे कहता है इट हैज़, मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, it has to meet at least twice or thrice in a year to approve the annual budget on of the gram panchayats and to review the performance of the gram panchayats। एक यहाँ पर पॉलिसी ये भी बना दिया गया कि लगभग साल में 2-3 बार सबको मिल करके बैठें, डिस्कशन करें, मीटिंग करें और सॉल्व करें प्रॉब्लम को कि क्या प्रॉब्लम है, प्लस बजट तैयार करें कहाँ कहाँ खर्च करना है, प्लस प्लस यहाँ पर है कि क्या परफॉर्मेंस रहा है अब तक का काम का, कमी है तो उसको कैसे सुधारा जाए, और सही चल रहा है तो उसको और अच्छा कैसे किया जाए। क्लियर है। आगे कहता है द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है, द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। अब सबको पंचायत सभा मिल गए, अब इन्हीं लोग मिल करके और बड़ा यूनिट बनाते हैं, और बड़ा यूनिट बना करके अब ये काम करते हैं, एक ब्लॉक बनाते हैं, इस ब्लॉक के अंदर ये लोग काम करते हैं। क्लियर है। जिसको हम लोग साधारण वर्ड में क्या क्या नाम देते हैं, पंचायत समिति कहते हैं या ब्लॉक कहते हैं या मंडल कहते हैं, सबको पता होगा। तो बहुत सारे पंचायत मिल करके पंचायत समिति का निर्माण करते हैं, ठीक है। आगे कहता है द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। इसके भी मेंबर को क्या करते हैं, इलेक्ट किया जाता है पंचायत मेंबर के द्वारा। याद रखिए, पंचायत मेंबर मिल करके इनका चुनाव करते हैं। आगे कहता है ऑल द पंचायत समितिज एंड मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर, कहा गया, टुगेदर कंस्टिट्यूट द जिला डिस्ट्रिक्ट और परिषद। अब ब्लॉक मिल करके जिला परिषद बनाता है। मतलब एक और मैं समझाता हूँ, ये विलेज हुआ, ओहो क्या चला गया ये, यही सब दिक्कत हो जाता है ना। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है देखिए एक विलेज हुआ, अब बहुत सारे विलेज मिल करके क्या बनाया, ब्लॉक बनाया। अब ये बहुत सारे ब्लॉक मिल करके क्या बनाया, ये डिस्ट्रिक्ट या क्या मतलब परिषद बनाए, जिला परिषद का निर्माण करते हैं। समझ में आ रहा है ना। और ये सारे विलेज क्या करते हैं, 4-5 विलेज या सरपंच मिल करके ग्राम सभा के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ये सब मिल करके डिस्कशन करते हैं, और ये सब मिल करके किसके अंदर काम करते हैं, ब्लॉक के अंदर काम करते हैं। 3-4 ब्लॉक मिल करके क्या इसका निर्माण करते हैं। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे कहता है यहाँ पर मोस्ट मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड। जो जिला परिषद का भी चुनाव होता है, आपको पता होगा मेयर का, अच्छा मेयर तो आगे लेवल पर हो गया, ऐसे आपको पता होगा यहाँ पर जो नगर पालिका था वहाँ के मेंबर को चुना जाता है। अब इसके सदस्य कौन होते हैं, इस पर जरूर चर्चा किया होगा, ठीक है। देखते हैं क्या कहता है, मेंबर्स ऑफ लोकसभा, हाँ वही है, तो यहाँ पर कहता है मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड एमएलएज ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिसर्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर आल्सो इट्स मेंबर। उसके नगर निगम में, नगर पालिका जो आपके शहर में है, वहाँ के कौन कौन मेंबर होते हैं, तो जो भी एमएलए एमपीज होते हैं वो भी उसके मेंबर्स होते हैं। कभी कभी देखिएगा जाके मीटिंग करते हैं, चर्चा वगैरह करते हैं, डिस्कस करते हैं शहर में क्या क्या काम करना है ना। तभी तो मान लीजिए एमएलए आपके शहर का है, वो उनको कैसे पता चलेगा कि ना गली सही है, नाला सही है, बिजली सही है, सब मिलकर ना बात करेंगे, है। तो नगर निगम में, नगर पालिका में ही ना बैठ करके बात करेंगे लोग, इसलिए उनको मेंबर बनाया जाता है, ठीक है। आगे कहता है जिला परिषद चेयरपर्सन इज अ पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। वही बात हो गया, पॉलिटिकल हेड होता है, उसको हम लोग चुनाव दे करके जिताते हैं, जिला परिषद का जो हेड होता है। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज वेल municipalities are set up in towns, big cities are constituted into municipal corporation। जो बड़ा बड़ा हो जाता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बड़े बड़े शहर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नाम से पुकारते हैं। जैसे कि देखो जिला परिषद से भी थोड़ा बड़ा होता है, जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो हम उसको क्या नाम देते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं। जिस तरह मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बहुत बड़ा है ना। क्लियर है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ भी एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, ठीक है। आगे कहता है बोथ म्यूनसिपैलिटीज एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स।
मतलब ये लोग भी किसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, जिनको हम चुनाव दे करके जिताते हैं नगर पालिका में, नगर निगम में, मेयर जिन्हें हम कहते हैं, वो उनके अकॉर्डिंग उसके कंट्रोल में मिल करके काम करते हैं। ठीक है, आगे कहता है म्यूनसिपल municipal chairperson is the political head of the municipalities. It is a municipal corporation such as officer is called mayor. मतलब वही हुआ ना, अभी मैंने घुमा घुमा के वही चीज़ लिख दिया। मैंने पहले बता दिया, यहाँ पर हम लोग वोट दे करके उनको भेजते हैं एज ए ऑफिसर, उनका हेड होते हैं, इसे हम मेयर के नाम से जानते हैं। कहाँ पर? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मेयर के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक चैप्टर खत्म हो गया होगा, कुछ बचा है तो मैं और आगे बता दूंगा। ठीक है, एक ब्राज़ील का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, अभी और बाकी है थोड़ा सा, मैं फटाक से ना कंप्लीट कर ही देता हूँ, क्या है जितना भी बनेगा। ठीक है, फटाफट मैं इसे कंप्लीट करता हूँ। ये ब्राज़ील का छोटा सा एग्जांपल दिया, यहीं पर बताया गया है कि यहाँ का जो लोकल बॉडीज़ का एग्जांपल दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, वो कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ टर्म वही चीज़ बताया गया। एक शहर है वहाँ पर, क्या नाम है, पोर्टो नाम का एक शहर है ब्राज़ील में ही। वो क्या करता है, वो लोकल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करता है, उनको जिम्मा देता है कि आप अपने अपने स्तर से काम करिए। वही चीज़ यहाँ पर एग्जाम्पल हमारे देश में लागू किया गया। क्लियर है? ये पेपर का कटिंग है, आप देख लीजिएगा क्या है पेपर का कटिंग। ठीक है, यही चीज़ आप फाइनली क्या कह रहा है, फाइनली कहता है दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। यही सारे लोकल गवर्नमेंट का जो निर्माण हुआ है, एक तरह से क्या डेमोक्रेसी का एक ये एक्सपेरिमेंट है, और ये क्या दुनिया भर में सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट के रूप में कहता है। आगे कहता है दे आर नाउ अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज एक्सेट्रा। मतलब टोटल मिलाकर समझिए 36 लाख लोग ऐसे हैं जो चुनाव में फाइट करते हैं और जीतते हैं। सोच लीजिए, भारत में से 36 लाख। आगे कहता है ऑल ओवर द कंट्री, वही चीज़ ऑल ओवर द कंट्री। दिस नंबर इज बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ओबियस यार, इतना जनसंख्या किसी देश का जनसंख्या ज़्यादा है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प टू डीपेन डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। मतलब ये क्या, डेमोक्रेसी को पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया, उसको डीप में जाकर समझाया गया, बताया गया कि हमारे देश में डेमोक्रेसी कैसा है। आगे कहता है इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन आवर डेमोक्रेसी। इससे क्या होगा, महिलाएं भी अपने अधिकार में कदम रख पाई, अपनी मांग को उठा पाई सबके सामने, इनका रिप्रेजेंटेटिव भी बड़ा है महिलाओं को, पहले वैसा नहीं था। एट द सेम टाइम देयर आर मेनी डिफिकल्टीज वाइल इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली एंड enthusiastically ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। लेकिन क्या है, रेगुलरली इलेक्शन होता है, लेकिन ग्राम सभा जो बैठता है वो इलेक्शन रेगुलर होता है, लेकिन ग्राम सभा जो मीटिंग जो 2-3 बार होना चाहिए वो आज भी नहीं होता। वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, एक तरह से क्या डिमेरिट हो गया ये, है ना, ग्राम सभा। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर टू द लोकल गवर्नमेंट। अभी भी बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट है पूरी तरह से अपने लोकल गवर्नमेंट को पावर शेयर नहीं करते हैं, वो यहाँ पर कहने का मतलब है। नॉर हैव दे आर गिवन एडिक्वेट रिसोर्स, ना ही उनको पूरी तरह संसाधन देते हैं। वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का हस्तक्षेप आज भी रहता है या आज भी है। वी आर दस स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडियल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। अभी भी हम लोग कुछ ना कुछ बहुत लंबे रास्ते को चलना है हमें इस सेल्फ गवर्नमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है, तो अब जाकर चैप्टर खत्म होता है, बड़ा चैप्टर का यही नतीजा है। कोई बात नहीं, समझाना भी तो है चीज़ को। ठीक है, कल मैं इसके क्वेश्चन से करवा दूंगा, जितने भी क्वेश्चन हैं 12-13 जितने भी हैं, हाँ 12 क्वेश्चन है, मैं करवा दूंगा कल क्वेश्चन। ठीक है, तो कोई बात नहीं, लंबा वीडियो बन गया है, समझाना तो है ना, क्लास तो लेना है ना। चलिए ठीक है, वीडियो पूरा देखिएगा, समझिएगा क्या कहा जा रहा। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, चैनल पर आप नए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए, थैंक यू वेरी मच, कल मिलता हूँ मैं।